दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए परीक्षा की घड़ी करीब आ गई है। अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने काफी पापड़ बेले। यहां तक कि उन्होंने उस कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर लिया जिसके भ्रष्टाचारों को लेकर दिल्ली में अन्ना ने आंदोलन किया था, और उसी आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने पांव जमाने के लिए आगे आए। लेकिन 26 विपक्षी दलों के समर्थन के बाद भी अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के ही सांसद राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। खासतौर पर पंजाब से राज्यसभा में आए कांग्रेसी सांसदों पर नजर है जो अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के भी सांसद हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया, और इस सियासी गहमागहमी के बीच जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो दोनों मुद्दों पर एनडीए का साथ देगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा असली पावर टेस्ट दिल्ली अध्यादेश पर होना है। लोकसभा में तो एनडीए के पास भारी बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में संख्याबल कम है। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिलने से राज्यसभा में उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है और आसानी से दिल्ली अध्यादेश पारित हो सकता है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों मुद्दों पर सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पर पार्टी एनडीए के साथ खड़ी हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस के नेता वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि दोनों ही मुद्दों पर पार्टी सरकार का साथ देगी। सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर बयान दें। इस मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में इसे स्वीकार भी कर लिया गया। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इस पर चर्चा और फिर वोटिंग हो सकती है। भाजपा इस प्रस्ताव से निश्चिंत है, क्योंकि लोकसभा में उनके पास बहुमत का अच्छा आंकड़ा है। राज्यसभा में एनडीए के पास 101 सदस्य हैं, जबकि 26 दलों के गठबंधन के पास 100 सदस्यों का समर्थन है। 28 सदस्य ऐसे हैं जो खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें बीआरएस के 7 विधायक हैं जो विपक्ष का साथ दे सकते हैं। वहीं बीजेड और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद हैं। बीजेड और वाईएसआर उच्च सदन में विधायी मामलों में सरकार का साथ देती आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली अध्यादेश के लिए भी सरकार को राज्यसभा में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और वे अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक में मुफ्त की रेवड़ी जमकर बांटी। हालांकि उसी रेवड़ी की मार है जो आज बाढ़ से त्रस्त है, क्योंकि सारा कांड तो मुफ्त के वादों को पूरा करने में खर्च हो जाता है और विकास कार्य के लिए कुछ बचता नहीं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने न तो नालियों की सफाई करवाई और न ही यमुना बैराज के मेंटेनेंस पर एक कौड़ी भी खर्च की। नतीजा ये कि दिल्ली डूब गई। अब ऐसा ही हाल कर्नाटका में देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी ने जाकर करीब 60,000 करोड़ रुपए के मुफ्त की रेवड़ियां बांट डाली। अब उसे पूरा करने में सिद्धरमैया सरकार के पसीने छूट रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सारे विधायक इस रेवड़ी कल्चर से परेशान हैं, क्योंकि जो वादे करके वे चुनाव जीत कर आए हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार ने उन्हें फंड तक नहीं दिया है। डीके शिव कुमार ने तो खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि विकास के काम 1 साल तक नहीं होंगे, क्योंकि हमें मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी है और इसलिए इस साल 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और खजाना खाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी 3 महीने से भी कम का समय हुआ है। यहां पार्टी के अंदर से असंतोष की खबरें आने लगी हैं। विकास कार्यों को लेकर विधायकों के असंतोष के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि इस साल विकास नहीं हो सकता। 11 विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक पत्र लिखा गया था। इसमें मंत्रियों की कार्यशैली और विकास कार्यों को लेकर चिंता जताई गई थी। विधायकों का कहना था कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए हैं उनको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं मिल पा रही। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायकों को समस्या के बारे में समझा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल हमें चुनाव से पहले दी गई 5 गारंटी वाली योजनाओं पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। इस साल और ज्यादा फंड्स नहीं दिया जा सकता कि डीके शिव कुमार जल संसाधन और बेंगलुरु शहरी विकास मंत्री भी हैं। सिद्धरमैया ने 2023-24 के लिए बजट पेश किया था और 5 गारंटी स्कीमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति युवा और युवा निधि के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इस वजह से राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 12,522 करोड़ रुपए हो गया। सिद्धरमैया और शिव कुमार दोनों ने ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि पिछली सरकार ने दिवालिया जैसी स्थिति कर दी है, खजाना खाली है, लेकिन हमें अपने वादों को पूरा करना है।
पहले ही साल हमने अपने वादे का मान रखा है, इसलिए हर किसी को कुछ समय धैर्य रखना चाहिए। डीके शिव कुमार ने विधायकों से कहा था कि फिलहाल ग्रांट मांगना बंद कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 26 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन और संसद में जारी हंगामे के बाद से पीएम मोदी अटैकिंग मोड पर आ गए हैं और विपक्ष को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने उनके गठबंधन के नाम पर ही सवाल उठा दिया और विपक्ष का मनोबल तोड़ दिया, और जब वे सीकर पहुंचे तो उनकी चपेट में अशोक गहलोत आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुढ़ा की ओर से सामने लाए गए लाल डायरी पर भी गहलोत सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि लाल डायरी के खुलने से अच्छे अच्छे नेता निपट जाएंगे और इसकी वजह से बड़े नेताओं की बोलती बंद है। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में लाल डायरी को बड़ा मुद्दा बनाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगा। पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लूट की दुकान चला रखी है। कांग्रेस का मतलब ही लूट की दुकान है, झूठ का बाजार है। लूट की इस दुकान का ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये लाल डायरी चुनाव में पूरी कांग्रेस का डब्बा गोल करने जा रही है। पीएम मोदी ने आंकड़ों को पेश करते हुए कहा कि राजस्थान को कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया उससे कहीं अधिक 9 साल में उनकी सरकार ने दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में 10 साल में 1 लाख करोड़ दिए गए, जबकि भाजपा सरकार ने 9 साल में 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। कहां 1 लाख करोड़ और कहां 4 लाख करोड़। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के तौर पर 50,000 करोड़ रुपए दिए गए। हमारी सरकार में इस मद में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा दिए गए। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से यहां विकास के काम में सिर्फ रोड़े अटकाने का काम चल रहा है। हाल ही में गहलोत कैबिनेट से हटाए गए नेता राजेंद्र गुढ़ा ने एक लाल डायरी दिखाकर राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया था। गुढ़ा ने दावा किया कि इस लाल डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। गुढ़ा ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की जानकारी दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के यहां पर ये लाल डायरी रखी थी, लेकिन ईडी की छापेमारी से पहले गहलोत ने उन्हें इसे वहां से लाने को कहा था। मणिपुर के मामले पर अपनी ही सरकार को गिरेबां में झांकने की नसीहत देने वाले गुढ़ा को गहलोत ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों की वजह से सबसे कुख्यात सरकार है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि केजरीवाल की सरकार फंड की हेराफेरी भी करती है और इसी हेराफेरी और घोटाले की वजह से दिल्ली जल बोर्ड आज 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है। जल बोर्ड में पानी के बिल भुगतान को लेकर कथित तौर से 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला पहले से ही सामने आया, जिसमें ईडी ने दिल्ली और केरल में 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब दिल्ली जल बोर्ड को लेकर नई बात यह सामने आई कि पिछले 5 सालों में जल बोर्ड का कर्ज 170% बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुका है। केजरीवाल सरकार के वित्त विभाग ने अब इस पर जल बोर्ड से जानकारी मांगी है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड को कहा कि वो ये बताए कि पिछले 5 सालों में बोर्ड के किस अकाउंट से कितने पैसे कहां खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2022-23 में जल बोर्ड का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया। सूत्रों का कहना है कि सीएजी की एक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि मार्च 2018 में दिल्ली जल बोर्ड का कुल कर्ज 26,268 करोड़ 79 लाख रुपए था, जो कि अब बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। सूत्रों का कहना है कि कर्ज पिछले 5 सालों में 170% बढ़ा है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने अपने नाम का खुलासा न करने के आग्रह पर कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के खातों से पता चला कि बोर्ड पर न सिर्फ कर्ज तेजी से बढ़ा है, बल्कि राजधानी में प्रोजेक्ट के लिए आए पैसों का एक बड़ा हिस्सा भी दूसरे कामों में लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर गौर किया कि अलग अलग योजनाओं के लिए आई राशि के इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी लगातार नहीं दी गई है। हमने एजेंसी से कहा कि पिछले 5 सालों में खर्च किए गए पैसों का विस्तृत ब्यौरा दें। अधिकारी ने कहा, हालांकि हमें खर्च को लेकर कुछ सूचनाएं बोर्ड की तरफ से मिल रही हैं,
लेकिन सूचनाओं की गति काफी धीमी है। फिलहाल इस मामले में अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। अधिकारियों के मुताबिक खर्च में बढ़ोतरी और कम आमदनी की वजह से दिल्ली जल बोर्ड बड़े कर्ज में डूब गया है। हैरानी की बात यह भी है कि पानी के उपभोक्ता बढ़े हैं, पानी की मांग बढ़ी है, लेकिन बावजूद इसके पानी के बिल से आने वाला रेवेन्यू पिछले 6 सालों में घट गया है। दिल्ली में हुए एक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर टैरिफ के जरिए साल 2016-17 में 1615 करोड़ 83 लाख रुपए की आमदनी की, लेकिन साल 2018-19 से इसे रेवेन्यू में गिरावट महसूस हुई। साल 2021-22 में दिल्ली जल बोर्ड में सिर्फ 1530 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के पलटीमार सियासत की वजह से आम आदमी पार्टी अंत की तरफ कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। अन्ना आंदोलन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पलटकर उसी कांग्रेस की गोद में जा बैठे। इतना ही नहीं, दिल्ली जब डूब रही थी तब दिल्ली की जनता के साथ उन्हें खड़ा होना था, तब वे बेंगलुरु चले गए। अरविंद केजरीवाल जब किसी बैठक में होते हैं तो कोई उनसे जनता से जुड़े सवाल पूछता है तो वे बैठक छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ऐसा वे पहले भी कई बार कर चुके हैं। ताजा मामला एनडीएमसी की बैठक का है, जिसमें उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि आप फ्लड कंट्रोल अपेक्स कमेटी के चेयरमैन हैं और जून तक इसकी एक बैठक क्यों नहीं हुई। तो इस पर कोई उत्तर देने के बजाय अरविंद केजरीवाल मीटिंग छोड़कर ही भाग गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री एनडीएमसी का पदेन सदस्य होता है। 26 जुलाई को एनडीएमसी काउंसिल मीटिंग हो रही थी। सदस्य कुलजीत सिंह चहल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल किए तो वे मीटिंग छोड़कर चले गए। कुलजीत सिंह चहल ने सोशल मीडिया पर कहा कि एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग पहली बार केजरीवाल की जनता से जुड़े मुद्दों से भागने के कारण रद्द करनी पड़ी थी। जब केजरीवाल जी से पूछा गया कि जिस फ्लड कंट्रोल अपेक्स कमेटी के आप चेयरमैन हैं, उसकी जून महीने तक एक भी मीटिंग क्यों नहीं की? अगर काम किया होता तो दिल्ली नहीं डूबती। केजरीवाल ने अपने एमएलए फंड से अपनी नई दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके हॉस्टल में आवास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, बच्चियों के स्कूल में कोई विकास कार्य क्यों नहीं करवाया? एनडीएमसी और दिल्ली उनके भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल टूरिज्म के कारण डूबती रही। केजरीवाल चोरों के साथ गठबंधन में घूमते रहे। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल फेल है। चहल के सवालों का जवाब देने के बजाय केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए। इसके पहले केजरीवाल ने मई 2023 में एनडीएमसी काउंसिल की बैठक से उठकर फिर चले गए थे। तब उनसे अपने बंगले पर किए गए करोड़ों के खर्च को लेकर जब सवाल किया गया था। इससे पहले सितंबर 2022 में एनडीएमसी की बैठक से अरविंद केजरीवाल चले गए थे। उनसे जब कुलजीत सिंह चहल ने कुछ सवाल पूछे तो वे मीटिंग छोड़कर भाग गए। चहल ने उनसे खुलासे को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने ये भी पूछा था कि केजरीवाल ने एमएलए फंड से अपनी नई दिल्ली विधानसभा के स्कूल्स में कोई विकास क्यों नहीं करवाया? एनडीएमसी के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के साथ कोई मीटिंग क्यों नहीं की? ये सुनकर केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए। जुलाई 2022 में भी एक वीडियो वायरल हुआ था। जब उनसे दिल्ली में जल संकट पर सवाल पूछा गया था तो वे मीटिंग छोड़कर चले गए। मीटिंग से भागने के अरविंद केजरीवाल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्हें कमजोर मुख्यमंत्री तो कोई भगोड़ा करार दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मॉनसून सत्र में एनडीए और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वे इंडिया होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर वे भारत के राष्ट्रीय हितों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे किस तरह इंडिया हैं? लोकसभा में भी जयशंकर ने अपनी बात रखी और इस पर जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोलने के लिए समय लिया तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तमतम आ गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने जयशंकर को बोलने नहीं दिया, वे भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे। 26 विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है। इसका नाम उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। जयशंकर ने सदन में विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच भारत की विदेश नीति की सफलताओं पर बयान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राओं के बारे में सदस्यों को जानकारी देने के लिए सदन में स्वतः संज्ञान लेते हुए उनका ये बयान आया। उन्होंने बयान देना अभी शुरू ही किया था कि विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान और इस विषय पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए सदन में काले कपड़े पहनकर आए थे।
जयशंकर ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता पक्षपातपूर्ण राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उपलब्धि है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अन्य देशों से सर्वोच्च सम्मान मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, तो अगर आप विदेश मंत्री को सदन में बयान देने की अनुमति नहीं देंगे तो ये फिर बहुत ही खेदजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों के मामले में राजनीति को दरकिनार कर देना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सालों से सभी दल मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आपस में जो भी विवाद हो, कम से कम देश के बाहर तो हमें पूरे भारत की एकजुट छवि को पेश करना चाहिए। जहां देश का हित, प्रगति और उन्नति की बात हो, हमें राजनीति से अलग हटकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस मामले पर जयशंकर के सपोर्ट में पीयूष गोयल मैदान में उतरे। लोकसभा में हंगामे के बीच जैसे ही जयशंकर अपना बयान देकर बैठे, अधीर रंजन चौधरी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए खड़े हुए। पीयूष गोयल ने कहा कि हम भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राघव चड्ढा के साथ संसद में हुई घटना के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। अरविंद केजरीवाल ने मामले की गहनता से जांच कराने के आदेश दिए तो आम आदमी पार्टी के पट्टे भी लग गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आखिर वो कौवा कौन था, किस पार्टी का था, कहीं ईडी या सीबीआई की तरफ से तो नहीं भेजा गया था। और जांच के बाद केजरीवाल की पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि वो कोई और नहीं बल्कि कुमार विश्वास थे, जो भेष बदलकर राघव चड्ढा को चोंच मारकर निकल गए। इस बात का खुलासा पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने किया। उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास भेष बदल कर आए थे। नरेश बाल्यान उत्तर नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ संसद परिसर में हुई इस घटना पर चुटकी लेते हुए नरेश बाल्यान ने कहा कि राज्यसभा तक कुमार विश्वास पहुंच नहीं पाया तो अब भेष बदल कर आ गया। इससे पहले राघव चड्ढा ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया था। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। इस घटना पर चुटकी लेते हुए दिल्ली बीजेपी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। कौवे ने झूठे को काटा। राघव चड्ढा को कौवे द्वारा चोंच मारे जाने की तस्वीर सामने आने के बाद ट्विटर पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने ट्वीट कर कहा कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो कौवा भी नहीं छोड़ेगा। एक अन्य यूजर ने लिखा कि झूठ बोले कौवा काटे। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में आपका हंस दाना चुग रहा है और पंजाब में आप मोती खा रहे हैं। एक ने कहा, अगर सुबह के समय कौवा अचानक से आकर आपके सिर पर टच कर जाए तो इसका अर्थ होता है जल्द ही आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। वहीं एक अन्य यूजर ने तंजिया लहजे में लिखा कि देख रहे हो विनोद, कौवा तक नहीं छोड़ रहे हैं इनको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।